तो नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी साहित्य में आज आदिकाल, इसके पहले मैं आदिकाल का एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो मेरे चैनल की टीजीटी पीजीटी नेट की लिस्ट में ये वीडियो है, इसे आप वहां से देख सकते हैं। वहां पे आपको हिंदी व्याकरण के भी वीडियो मिल जाएंगे, उसे आप देख लीजिए। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आपको पता है, इस श्रृंखला में हम आपको 25 प्रश्न हल करवाते हैं। आपको सारे विकल्प जो होते हैं प्रश्नों के, उनकी भी हम व्याख्या करते हैं, उन पे भी हम चर्चा करते हैं। तो इस तरह 25 प्रश्नों के माध्यम से आपके 50 प्रश्न 60 प्रश्न हल हो जाते हैं और आपकी तैयारी हो जाती है। तो अगर इसके पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रचनाएं क्या हैं? कुबलय माला, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कीर्तिलता। कुबलय माला, राहुल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। राहुल वेल, कुबलय माला, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कुबलय माला, कीर्तिलता। तो इसके पहले कि हम आपको सही आंसर बता दें, हम आपको बता दें कि कुबलय माला ये उद्योतन सूर्य की रचना है और ये विक्रम संवत 835 में लिखी गई है। जहां तक उक्त व्यक्ति प्रकरण की बात है, ये एक शिलांकृत कृति है और ये रोडा कवि के द्वारा लिखी गई है। 10वीं शताब्दी की ये रचना है। और राहुल वेल दामोदर शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ये हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है और इसका रचना काल 12वीं सदी का पूर्वार्ध है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, अवहट्ट भाषा की रचना है और ये 14वीं सदी की रचना है। और अगर इस तरह से आप देखें तो सबसे पहले आपको कुबलय माला आना चाहिए, फिर राहुल वेल आना चाहिए, फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण आना चाहिए, उसके बाद सबसे अंत में कीर्तिलता आना चाहिए। तो अगर आपको ये सारे पता है कि रचना कब की है, किस समय की है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ब्रज, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। जहां तक सिद्धों की बात है तो सिद्ध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से हैं। इनकी संख्या 84 है और पहले सिद्ध कवि जो है सरहपा है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेन। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजोपन काल कहा, आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा, मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा और इसमें एक और नाम आया है डॉक्टर नगेन। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं रस सिद्धांत, आलोचक की आस्था, आस्था के चरण, नई समीक्षा, नए संदर्भ। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारा उत्तर है वो क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ, चरपटनाथ, लुइपा, मलुकदास। तो आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। और गोरखनाथ क्या है? एक नाथ योगी हैं और आप जानते हैं गोरखनाथ जी का मंदिर अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के गृह जनपद गोरखपुर में स्थित है। इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ हैं और इनकी एक पुस्तक है कौल ज्ञान निर्णय ग्रंथ, जो कि बहुत मशहूर पुस्तक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया। तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, उसमें 2 पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं। एक हिंदी साहित्य की भूमिका और दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल। दूसरा यह है, राम कुमार वर्मा जी अपने एकांकी के लिए जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? अपभ्रंश में, भोजपुरी में, अवहट्ट में, मगही में। तो इसके पहले प्रश्न में हमने बता दिया है, विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों अवहट्ट भाषा की रचनाएं हैं और इनकी एक रचना है पदावली जो मैथिली भाषा की है। और विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे और इन्हें अभिनय जयदेव, मैथिल कोकिल, इसके अलावा कवि शेखर, इन सब उपाधियों से जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा पर प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी भी मिलती है? ऑप्शन है, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, राहुल वेल। तो ये इसका सही उत्तर है उक्त व्यक्ति प्रकरण। आपको पता है, हमने बताया पहले प्रश्न में, दामोदर शर्मा ने लिखा, हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है और इसका रचना काल 12वीं सदी का पूर्वार्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? कबीरदास ने, स्वयंभू ने, सरहपा ने, जायसी ने। तो सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किया है स्वयंभू ने। अब आप जानते हैं स्वयंभू कौन है? अपभ्रंश भाषा के महाकवि हैं। स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं, पौंचर्यु, ऋठ्ठेमचर्यु और स्वयंभू छंदस। और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है किससे? रास से, रसायन से, राजसूय से, रासक से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रासक से। जहां तक बाकी बात है तो फ्रांसीसी विद्वान गासा दत्तासी ने रासों की उत्पत्ति राजसूय से मानी है, जबकि डॉक्टर नरोत्तम गोस्वामी ने रसिक से मानी है रासो शब्द की उत्पत्ति, और रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो। तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अच्छा, पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल प्रथम महाकाव्य मानते हैं। इसे चंद्रबरदाई जी ने लिखा है। इसका रचना काल 1343 ईस्वी है और कहते हैं कि लास्ट में, अंत में इस पुस्तक को पूरा किया चंद के पुत्र जलहर ने, क्योंकि अंत में पृथ्वीराज चौहान के साथ ही इनके दरबारी कवि मित्र चंद्रबरदाई भी शहीद हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध गान ओ दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? तो सिद्धों की, नाथों की, जैनों की, संतों की। तो सिद्धों की रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है बौद्ध गान ओ दोहा, जिसे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में निकाला था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, राम सिंह। तो आदिकाल में पुष्पदंत को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है और ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इनकी 3 रचनाएं हैं, महापुराण, जसहर चर्यु और लय कुमार चर्यु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल, पुष्पदंत, अब्दहमार और देवसेन। तो आपको पता है भविष्यत कहा के जो रचनाकार हैं वो धनपाल हैं। ये 10वीं शताब्दी की रचना है। इसमें वणिक पुत्र यानी व्यापारी के पुत्र भविष्य दत्त की कथा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संदेश रासक की रचना विधा है? महाकाव्य, आख्यान गीति, खंड काव्य, वीर गीति। तो संदेश रासक की रचना विधा है खंड काव्य।
और अब्दुल रहमान ने इसे लिखा है। ये एक बिरह काव्य है और 12वीं सदी के उत्तरार्ध में इसकी रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, कृष्ण की रास लीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी, इसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? उपदेश रसायन से, बीसल देव रासों से, परमाल रासों से, पदावली से। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है कृष्ण की रास लीला परंपरा की उपदेश रसायन रास से मानी जाती है। ये जिनीदत्त सूर्य का लिखा हुआ है, 12वीं सदी की रचना है और ये एक नृत्य गीत रास काव्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मुनि दत्त तथा अद्वय वज्र ने और ग्रियर्सन ने। तो इसे नाम दिया संध्या भाषा मुनि दत्त तथा अद्वय वज्र ने नाम दिया। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में यानी लोक भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। पहले सिद्ध कवि हैं सरापा और राहुल संकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के बृहद संस्करण में कितने समय या खंड है? 68 यानी 68, 63, 69 यानी 69 और 57। तो इसमें कुल कितने समय या खंड है? इसमें कुल 69 समय या खंड है। अब आपको ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासों को किसमें बांटा गया है? तो समय में बांटा गया है। चंद्रबरदाई ने लिखा है 1343 ईस्वी, 1343 पहले बता चुके हैं। अंतिम भाग को हमने बताया चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर ने पूरा किया है। इसी से संबंधित हमारा अगला प्रश्न भी है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित थे? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन है जयचंद्र, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वी सिंह, बीसल देव। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान। इसके बारे में बहुत कुछ हम बता चुके हैं इसके पहले, फिर भी जान लीजिए कि हिंदी का प्रथम काव्य है, प्रथम महाकाव्य है। इसे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने माना है। वीर रस का सर्वश्रेष्ठ काव्य कहा जाता है। बहुत सारे विद्वानों के बीच में मतभेद है इसकी प्रामाणिकता को लेके। कुछ इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, कुछ प्रामाणिक मानते हैं, तो कुछ अप्रामाणिक मानते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? पृथ्वीराज रासों में मिलती है, परमाल रासों में मिलती है, बीसल देव रासों में मिलती है या कीर्तिलता में मिलती है? तो मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा मिलती है बीसल देव रासों में। इसे नरपति नाल ने लिखा है। 1212 विक्रमी इसका समय है और यह एक विरह काव्य है और इसकी रचना 125 छंदों में की गई है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सराहपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो पहला ऑप्शन सिद्ध साहित्य का झुकाव साधना की ओर है, एकदम सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सराहपा हैं, ये भी सही है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें पहला कवि माना है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये गलत है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने जाना था कि मुनिदत्त तथा अद्वय व्रज ने इन्हें जो है संध्या भाषा में माना है। और आपको बहुत जगह मिलता है डिंगल भाषा और पिंगल भाषा। तो डिंगल भाषा क्या है? अपभ्रंश और राजस्थानी के संयोग को, मेल को डिंगल भाषा कहते हैं। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के संयोग को हम पिंगल भाषा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमार रासो, जय मयंक जसचंद्रिका, भट्टेश्वर बाहुबली रास, ढोला मारूरा दोहा। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भट्टेश्वर बाहुबली रास, जिसे शालिभद्र सूर्य ने लिखा है। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूर्य को पहला कवि मानते हैं और इनकी रचना भट्टेश्वर बाहुबली रास को पहली रचना मानते हैं। बढ़ते हैं आगे। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है?
तो सिद्ध साहित्य का नाम है, नाथ साहित्य का नाम है, जैन साहित्य का नाम है, रासो साहित्य का नाम है। तो चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। और रासो काव्य हिंदी के आदिकाल में लिखे गए ग्रंथ हैं और अधिकतर ये वीर गाथाएं हैं जो डिंगल भाषा में लिखी गई है, यानी राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा के संयोग से लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, जालंधरनाथ। इसका उत्तर हम पहले बता चुके हैं। इसका उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ, जो गोरखनाथ जी के गुरु हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्येंद्रनाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम है? मच्छेंद्र, पिपलीस देव, विष्णु शर्मा, मत्स्येंद्र। तो मत्स्येंद्रनाथ का पूजा या उपासना का नाम था पिपलीस देव। बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपओ अव हट्ठा। ये पंक्तियां किसकी है? गोरखनाथ की, अमीर खुसरो की, विद्यापति की, लुइपा की। तो विद्यापति 14वीं सदी के कवि हैं और इनकी ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। इनकी पुस्तक मैथिली भाषा में लिखी गई पदावली और अवहट्ट भाषा में लिखी गई पुस्तक कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी आपको आदिकाल के कुछ प्रश्नों से परिचित कराने की। मेरी कोशिश जारी रहेगी। अब आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि अपना स्नेह हमें दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।